हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक जो है, अगर आपको ना हिंदी के स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और कारक, अगर ये 5-6 टॉपिक जो जितने भी है आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आगे की हिंदी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है इन चैप्टर्स की वजह से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कारक। कारक का मतलब होता है जी क्रिया को करने वाला। क्या होता है? क्रिया को करने वाला। अब क्रिया को कौन करेगा? या तो क्रिया को करेगा संज्ञा, या फिर हमारा कौन करता है जी? सर्वनाम। ठीक है, दो ही होते हैं क्रिया को करने वाले, तो ये होते हैं हमारे कारक। बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उनको बाकी सभी वाक्य में जोड़ने के लिए जो भी हम विभक्तियां यूज करते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको ये बोलूं कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, मैंने बोला, मैं एक पेज ले लेती हूँ। जैसे मैंने कहा राम ने रावण को मारा। ठीक है, अगर मैं इनमें से कुछ विभक्तियां हटा दूं, जैसे मैं ने हटा दूं और को हटा दूं, तो क्या ये सेंटेंस, क्या ये वाक्य जो है वो पूरा होगा? अब देखो, अगर मैं इनको हटा दूं तो क्या बचेगा? राम रावण मारा। क्या कोई सेंस बनी? बिल्कुल भी नहीं। तो जब हम वाक्य को, मतलब इन सभी शब्दों को जोड़ने के लिए, राम और रावण को जोड़ने के लिए मैंने वर्ड यूज किया ने, यानी ये विभक्ति जो है इन्हीं को हम क्या कहते हैं जी? कारक। रावण को मारा वर्ड के साथ जोड़ने के लिए मैंने एक विभक्ति यूज की को, इसे हम क्या कहेंगे जी? कारक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा है कि सेंटेंस में, मतलब कोई भी सेंटेंस जो है वो कभी भी कारक के बिना पूरा नहीं होता। हमें एक वर्ड, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने के लिए कुछ साइंस की ज़रूरत होती है, कुछ विभक्तियों की ज़रूरत होती है। उन्हीं विभक्तियों को हम क्या कहते हैं जी? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे कारक है वो उसके 8 प्रकार है। कितने प्रकार है जी? 8। तो 8 प्रकार के कारक होते हैं। हम 1 बाय 1 जो है वो पढ़ने वाले हैं। इनके नाम तो मुझे पता है कि मोस्टली बच्चों को, मतलब मोस्टली तो नहीं कह सकते, सभी ने हिंदी बहुत अच्छे, इतनी अच्छे से तो पढ़ी है कि कर्ता, कर्म, करण, ये सब हमें बहुत आज तक अच्छे से याद है। तो जैसे कर्ता, कर्म, ये जो है टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। इनके साथ अब जैसे मैंने बोला कि राम ने रावण को मारा, राम और रावण के बीच में मैंने विभक्ति यूज की ने। ठीक है, तो ये कौन सा कारक है? रावण को मारा वर्ड से जोड़ने के लिए मैंने विभक्ति यूज की को, तो ये कौन सा कारक है? तो उन कारक की हमें क्या करनी है जी? यहाँ पर पहचान करनी है। क्या करनी है जी? पहचान। तो चलिए समझते हैं 1 बाय 1 कि ये है क्या। सबसे पहले पढ़ते हैं कर्ता। हम विभक्तियां देख लेते हैं, कौन से कारक के साथ कौन सी विभक्ति यूज की जाती है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन, एट लास्ट जो है वो है हमारा संबोधन। संबोधन में आता है हे रे अरे। क्या आता है जी? संबोधन में हे रे अरे। ठीक है, आई होप आपको ये दिखा होगा वीडियो में। तो कर्ता, कर्म, करण, संपादन, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये हमें इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता ने, यानी हमें कर्ता कारक की पहचान कैसे होने वाली है जिस सेंटेंस में ने वर्ड होगा। ठीक है, देखो मुझे पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं ना, मतलब जो स्टेटमेंट आती है उसमें ने को ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं होते, बट बेसिकली पहले हमें बेस बनाना पड़ेगा। उसके बाद मैं बोलती हूँ ना कि बेसिक से डिफ़िकल्ट की ओर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम एडवांस लेवल का पढ़ेंगे। सबसे पहले कर्ता ने। कर्ता कौन होता है? जो क्रिया को करेगा। ठीक है, कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति होगा, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, वो हमारा क्या हो जाएगा जी? कर्ता। वो क्या होगा? हमारा कर्ता। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यही एग्जाम्पल लिया हमने, राम ने रावण को मारा। किसने मारा? राम ने। तो ये क्या है हमारा यहाँ पे? कर्ता कारक। क्या है जी? कर्ता कारक। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इसमें तो हमें पता चल गया ने था तो हमने कर्ता यूज कर लिया।
ठीक है, ने विभक्ति को देखकर हमने यहाँ पे कर्ता कर लिया। लेकिन एग्जाम में एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं जिसमें विभक्तियाँ होती ही नहीं। जैसे कि कर्ता में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें विभक्तियाँ नहीं होती। जैसे लड़की स्कूल जाती है, लड़की क्या करती है, स्कूल जाती है। देखो क्या इसमें कोई विभक्ति है, नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा। देखो कौन स्कूल जाता है, कौन जाता है जी, लड़की जा रही है। ठीक है, इस पूरे वाक्य का जो इफेक्ट आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है जी, लड़की के ऊपर आ रहा है, सिर्फ एक, यानी ये हमारा क्या है जी, कर्ता। ठीक है, अगर मैं शॉर्टकट बताऊं, ट्रिक बताऊं ना, तो जिसमें कोई भी विभक्ति नहीं होती वो मोस्टली 99% आपका कर्ता कारक होगा। कौन सा कारक होगा जी, कर्ता कारक। ठीक है, कहा कि जिसमें कोई भी विभक्तियाँ यूज़ नहीं होती वो मोस्टली हमारा क्या होगा जी, कर्ता कारक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। तो किसने पढ़ाया, अध्यापक ने। किसने पढ़ाया जी, अध्यापक। तो जब हमें किसने का आंसर मिले, जब हमें किसने का क्वेश्चन अराइज हो जाए तो वो हो जाएगा हमारा कर्ता कारक। ठीक है, यहाँ पे कर्ता में हमें ना दो क्वेश्चन का पता चलता है, कौन और किसने। ठीक है, तो वो होंगे हमारे अध्यापक। किसने पढ़ाया जी, अध्यापक ने पढ़ाया। कौन स्कूल जाता है जी, लड़की स्कूल जाती है। किसने रावण को मारा है जी, राम ने। तो कौन और किसने का उत्तर जहाँ पर हमें मिलता है वो हमारा क्या होता है जी, कर्ता कारक। आई होप समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज कर्म। कर्म को, यानी कर्ता ने जो काम किया है उसका फल जिस चीज़ पे पड़ता है उसे हम बोलते हैं कर्म कारक। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो राम ने मारा, किसको मारा जी, रावण को। मारने का इफेक्ट किस पर आ रहा है, रावण पर। तो रावण जो है वो यहाँ पर क्या है, कर्म कारक। ठीक है, क्या है, कर्म कारक। देखो ये तो ना इजी सा एग्जांपल है जिसमें को का आपको विभक्ति दिखाई दे रही है, तो कर्ता ने कर्म को, इससे हम यहाँ से पहचान सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, एग्जाम में जो है जो भी वर्ड आपसे वो पूछना चाहता है वो वर्ड अंडरलाइन होगा, उसके बाद ही आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी विभक्ति है, I mean, ये किस विभक्ति का चिन्ह है, तो आप कारक पहचान लें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि राम ने रावण को मारा, बताओ कौन सा कारक है, नहीं, वो अंडरलाइन करेगा या तो राम ने या फिर रावण को। ठीक है, मतलब अंडरलाइन जो होगा वो वर्ड होगा या तो ने और या फिर को। अगर को है तो रावण कर्म है, और अगर ने अंडरलाइन होगा तो राम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्ता। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे राम ने आम खाया। ठीक है, राम ने क्या खाया है, आम। देखो देखने से तो हमें क्या पता चल रहा है, ये क्या है, कर्ता कारक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ने विभक्ति है, राइट। बट आपको ये ना, ये सब चीज़ें जो है कारक की सही से पहचान करनी आपको आएगी विद द प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कारक के क्वेश्चन की, तो उससे आपको समझ में आने लग जाएगा, उसकी सेंस से आपको पता चल जाएगा वाक्य के कि ये कौन सा कारक है इसके अंदर। ठीक है, जैसे राम ने आम खाया। ठीक है, राम ने, क्रिया देखो क्या है, खाया। तो खाने की क्रिया किसके अकॉर्डिंग लगी हुई है, राम के अकॉर्डिंग है या आम के अकॉर्डिंग है। राम खाया, नहीं, राम खाया तो नहीं होता ना, राम या तो हंसता रोता वो होता, तो ये क्रिया किसके अकॉर्डिंग होती है, हमारे राम की। ठीक है, बट यहाँ पर जो खाया क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है जी, आम के अकॉर्डिंग आ रही है। आम खाया है, ठीक है, राम खाया नहीं है, क्या खाया है, आम। तो खाने का इफेक्ट किस पर आ रहा है, आम पर आ रहा है। तो यहाँ पे कर्ता कारक ना होकर ये बन जाएगा हमारा कर्म कारक। ठीक है, देखो को की विभक्ति नहीं है बट फिर भी ये क्या है जी, कर्म कारक है। कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा वाक्य की सेंस से। कैसे पता चलेगा जी, वाक्य की सेंस से, तो उससे हमें पता चलेगा ये। ठीक है, वैसे कंफ्यूजन यही होगी, कर्ता और कर्म, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ने विभक्ति को कर्म बना दिया जाता है, को विभक्ति को कर्ता बना दिया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन वाले जो कारक है वो स्टार्टिंग के ये दो हैं, कर्ता और कर्म।
ये कन्फ्यूज़न दूर होगी एक तो बेसिक समझने से और साथ में उस बेसिक की प्रैक्टिस करने से। तो ध्यान से देखिए क्या होगा। जैसे मैंने बोला था कि लड़की स्कूल जाती है, अगर किसी भी वाक्य में कोई भी विभक्ति नहीं है तो वो हमेशा कौन सा होगा जी, कर्ता कारक होगा। दूसरी बात, दूसरी ट्रिक आपकी सेकंड ट्रिक ये है कि जो क्रिया है, क्रिया आपको चेक करनी है वो किसके अकॉर्डिंग है। क्या क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग आई है या फिर क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग आई है। ठीक है, अगर क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग है तो वो बन जाएगा हमारा कर्म कारक, लेकिन अगर क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग है तो वो बन जाएगा हमारा कर्ता कारक। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लड़की ने पत्र लिखा। ठीक है, अब देखो देखने से क्या लग रहा है, ने, तो आप क्या कर दोगे एग्जाम में देखते ही ने को देखते ही करता, लेकिन ये करता नहीं है। ध्यान से देखो, लिखा, लिखने वाली क्रिया, ये एक क्रिया है, लिखना एक क्रिया होती है। ये क्रिया किसके अकॉर्डिंग है, लड़की के अकॉर्डिंग या पत्र के अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली ये किसके अकॉर्डिंग है जी, पत्र, तो ये क्या बन जाएगा हमारा कर्म कारक। ठीक है, ये एक ट्रिक है इसकी। सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ आपको कि कर्ता और कर्म इन दोनों में कन्फ्यूज़न होती है, तो कर्ता और कर्म में पहली बात आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी में कोई भी विभक्ति नहीं है, किसी भी कारक में कोई भी विभक्ति नहीं है तो वो क्या बन जाएगा हमारा कर्ता कारक बन जाएगा। सेकंड कि अगर क्रिया आपको चेक करनी है, क्रिया क्या करनी है जी, चेक करनी है कि वो किसके अकॉर्डिंग है, क्या वो कर्ता के अकॉर्डिंग आई है या वो कर्म के अकॉर्डिंग आई है। अगर कर्म के अकॉर्डिंग है और विभक्ति भी चेक करनी है साथ में कि कौन सी विभक्ति लगी हुई है, कर्ता के अकॉर्डिंग है तो वो कर्ता कारक बन जाएगी, और अगर कर्म के अकॉर्डिंग है तो वो कौन सा बन जाएगा, कर्म कारक बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं हम करण, करण से या के द्वारा। ठीक है, तो इसका मतलब करण कहाँ होता है, करण कारक जिस शब्द में किसी क्रिया के करने का साधन का हमें पता चले। मतलब आपने कोई क्रिया की है, यानी कोई एक्टिविटी की है और उस एक्टिविटी का आपको मीडियम पता चल जाए, ठीक है, या फिर उसका सोर्स पता चल जाए। इट मीन्स जिसकी हेल्प से, जिस सोर्स की या जिस मीडियम की हेल्प से आपकी वो क्रिया कंप्लीट हो रही है, तो वो हो जाएगा आपका कर्ण कारक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने पहले एक एग्जाम्पल लिया था, लड़की ने पत्र लिखा। अगर मैं इस एग्जाम्पल को चेंज कर दूं और मैं ये अब लिखूं कि लड़की ने पेन से पत्र लिखा। क्या बोला मैंने, लड़की ने पेन से पत्र लिखा। अब देखो से, वैसे तो ये कर्ता ने करण से आ गया करण कारक। ठीक है, से दिखते ही आपको करण कारक का तो सेंस पता चल गया, लेकिन एग्जाम में जो अभी मैंने बताया ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे विभक्तियों से ज़्यादा उनकी सेंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, विभक्तियाँ कई बार विभक्ति के साइन से अगर हम पहचानेंगे ना तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है, लेकिन अगर हम वाक्य की सेंस समझेंगे तो क्वेश्चन 101% आपका ठीक होगा। लड़की ने पेन से पत्र लिखा है, यहाँ पे क्या है, पेन क्या है जी, सोर्स है। पत्र किससे लिखा है, पेन की हेल्प से लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा करण कारक। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं जी, गेंद से खेल रहे हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं, क्रिया हो रही है, लेकिन ये क्रिया कंप्लीट कब हो रही है, जब गेंद यूज की गई, यानी ये एक मीडियम है। ठीक है, गेंद की हेल्प से वो खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं लिखा होता, देखो अब मैं लिखूं सेंटेंस, बच्चे खेल रहे हैं, तो अब हम पूछेंगे ना किससे खेल रहे हैं, बैट से खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं वो, है ना, किससे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर इस सेंस, इस वाक्य को पूरा करने की जो सेंस आ रही है वो हमारी गेंद से आ रही है, तो यानी मीडियम। ठीक है, तो जब भी कोई क्रिया किसी मीडियम या सोर्स से कंप्लीट होती है तो उसे हम करण कारक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संप्रदान। हाँ, करण से रिलेटेड एक मेन पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से बीमार है, ठीक है, जैसे सीता रोग से ग्रसित है, तो ये तो साफ साफ लिखा आ गया कि रोग से ग्रसित है। ठीक है, सीता बीमारी से लड़ रही है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, करण कारक। ठीक है, अगर किसी वाक्य में दुखी होने की सेंस है या फिर कोई वाक्य में जो व्यक्ति है यानी कर्ता है वो किसी बीमारी से ग्रसित है, बीमारी से
परेशान हो रखा है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा करण कारक। ठीक है, नेक्स्ट है संप्रदान। संप्रदान के लिए, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है और इसमें किसी के साथ भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको बता भी दूंगी कि कौन से कारक से कंफ्यूजन नहीं होती और कौन से कारक में कंफ्यूजन होने के चांसेस है। तो संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान आपको सिंपल सा संप्रदान के लिए ये याद रखना है कि जब हम सेंटेंस में किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो या फिर किसी को कुछ दे रहे हैं, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? जब हम वाक्य में किसी के लिए कुछ काम करें या फिर किसी के लिए हम क्या करें, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ देने की सेंस, तो वो क्या हो जाएगी हमारी संप्रदान। ठीक है, संप्रदान का मतलब ही क्या होता है? सप्रदान यानी देना। तो देंगे क्या? जब या तो हम किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं या फिर हम एक्चुअल में कोई चीज़ उसे दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा संप्रदान। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपने पुराने कपड़े भिखारी को दे दिए। मैंने क्या किया? अपने पुराने कपड़े भिखारी को दिए। देने की सेंस आ गई, तो ये क्या बन जाएगा? संप्रदान। ठीक है, इसमें किसी के साथ भी देखो, इसका जो मीनिंग है ना, वो कहीं पे भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होने देगा, क्योंकि जहां पर भी देने की सेंस या फिर किसी के लिए हमने कोई काम किया तो वो संप्रदान हो जाएगा। फॉर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। किसके लिए कर रहे हैं हम सूर्य को नमस्कार? अपनी हेल्थ के लिए, है ना। तो किसी भी चीज के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो क्या है? हमारा संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा हमारा? वो संप्रदान। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें तो आपको कुछ और देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस दो बातें ध्यान रखो, किसी को कुछ दे रहे हो, संप्रदान करने का मतलब ही किसी को कुछ देना होता है या किसी के लिए कुछ काम करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपादान। अपादान का मतलब होता है जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग हो जाए। ठीक है, जब कोई एक चीज दूसरी चीज से अलग हो जाए तो वो हो जाएगा हमारा अपादान। ठीक है, अपादान से अलग, यानी जब भी किसी वाक्य में किसी का अलग होने की सेंस आए, जैसे कि मैंने बोला बच्चा छत से गिर गया। यहाँ पे क्या है? बच्चा छत से गिर गया। ठीक है, तो छत अलग हो गई और बच्चा क्या है? अलग हो गया। तो अलग होने की सेंस आ रही है। किसी भी मतलब किसी भी टाइप में, किसी भी सेंस में अलग होने की सेंस आ जाए ना, बस वो अपादान बन जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे संगीता घर से चल पड़ी। ठीक है, तो घर पीछे रह गया और संगीता आगे चली गई, तो ये हो गए ना दूर। संगीता और घर दोनों दूर हो गए हैं, तो ये भी क्या है? हमारे अपादान कारक। ठीक है, तो जब भी वाक्य में क्या होए, क्या होना चाहिए जी? एक चीज दूसरी चीज से अलग हो रही है तो वो बन जाएगा हमारा अपादान। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला पेड़ से आम गिरा। ठीक है, वैसे अब मैं बताती हूँ कि आपको कंफ्यूजन कहाँ होगी। कंफ्यूजन होगी अपादान और करण में। कहाँ होगी? अपादान और करण में। क्यों? क्योंकि करण का साइन भी से है और अपादान का भी साइन क्या है? विभक्ति क्या है? से। लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपादान में हमेशा से का मतलब अलग होने की सेंस है। जैसे कि पेड़ से आम गिरा, पेड़ अलग रह गया, ठीक है, और उसका जो पेड़ से जो आम गिरा है वो हमारा अलग हो गया। पेड़ से अलग हुआ, इसका मतलब ये अपादान कारक है। जैसे मैं बोल दूं पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते गिर रहे हैं यानी वो पेड़ से बिल्कुल अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो अलग होने की सेंस कहाँ आएगी? अपादान में। लेकिन करण में भी से
विभक्ति यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पर अलग होने की सेंस कभी भी नहीं होती। ठीक है, करण में क्या था जी, करण में हमारा किसी मीडियम की हेल्प से क्रिया पूरी हो रही है। ठीक है, किसी की हेल्प से, मैंने उससे मोबाइल से बात की, तो मैंने बात कैसे की, बात करने की क्रिया किसकी वजह से पूरी हुई है, मोबाइल की वजह से। ठीक है, मैंने फ़ोन की हेल्प से उससे बात की, तो मीडियम और सोर्स आएगा, करण आएगा। अपदान में अलग होने की सेंस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं संबंध। संबंध में आता है का, के, की। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें भी कन्फ्यूज़न होने के चांसेस 0 के बराबर है, क्योंकि संबंध जब भी हमें रिलेशन की बात हो, वाक्य में किसके बारे में बात होगी जी, रिलेशन की बात होगी, कोई एक चीज़ दूसरे से किसी ना किसी तरीके से वो संबंधित होगी, तो उसे बोलते हैं संबंध कारक। जैसे मैंने कहा यह राम का बेटा है, यह कौन है, राम का बेटा। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, तो ये क्या है, संबंध। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, संबंध है, तो संबंध कारक बन गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला यह है नहीं, ये नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, यह है राहुल की किताब है। किसकी किताब है, राहुल की। तो किताब किससे रिलेटेड है जी, राहुल से, तो दोनों के बीच में संबंध है, तो ये बन जाएगा हमारा संबंध कारक। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि यह कमला की गाय है, कमला की गाय, ये गाय किसकी है जी, कमला की है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। ठीक है, मतलब कहीं पे भी अगर आपको किसी भी टाइप का कोई रिलेशन दिखाई दे, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे सारे के सारे संबंध। संबंध में तो उसका नाम का, उसका मीनिंग उसके नाम में ही है ना, संबंध, रिलेशन। ठीक है, सेकंड लास्ट है हमारा अधिकरण। अधिकरण में और पर, यहाँ पे भी किसी के साथ कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, कोई और कारक में या पर नहीं आता, तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको किसी वाक्य में में और पर दिखाई दे, तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, अधिकरण कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, पानी में मछली रहती है, पानी में मछली रहती है, तो किसी चीज़ के अंदर में, ठीक है जी, में देखते ही क्या करेंगे, हम अधिकरण कर देंगे। सेकंड, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, क्या है यहाँ पे, पर है, तो ये क्या बन जाएगा, अधिकरण। तो अधिकरण तो बिल्कुल डायरेक्ट इसकी विभक्ति से ही हमें पता चल जाएगा, जहाँ पर भी में या पर होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, हमारा अधिकरण कारक होगा। ठीक है, इसका किसी और के साथ कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। लास्ट आता है हमारा संबोधन। ठीक है, लास्ट कारक कौन सा है जी, संबोधन। देखो संबोधन तो सबको ही पता है क्या होता है संबोधन, जिसमें हम किसी को बुला रहे हैं या पुकारने का जो भाव अगर पता चल रहा है, तो वो संबोधन कारक होता है। ठीक है, संबोधन में कौन सा साइन यूज किया जाता है, ये वाला, जैसे अरे इधर आओ, ठीक है, हे राम ये क्या हो गया, ठीक है, अरे भैया सुनो, ठीक है, तो ये क्या होता है, अरे, हे, और इसके अलावा होते हैं हमारे पास हे, रे, अरे, ये सब क्या होंगे, हमारे संबोधन कारक। ठीक है, तो संबोधन जहाँ पर भी किसी को बुला रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला साइन दिखे, एक शब्द के बाद अगर ये साइन है, तो वो बन जाएगा हमारा संबोधन कारक। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूँ, तो शॉर्टकट में देखिए क्या है, विभक्ति चेक करनी है। विभक्ति, अगर कोई भी सेंटेंस में, शॉर्टकट बता रही हूँ, विभक्ति तो आपको देखनी ही देखनी है। उसके अलावा अगर किसी भी वाक्य में विभक्ति नहीं है, विभक्ति का लोप है, तो कर्ता होगा। फिर सेकंड में हमें क्रिया चेक करनी है। क्रिया अगर कर्ता के अकॉर्डिंग है तो कर्ता कारक, कर्म के अकॉर्डिंग है तो कर्म कारक। ठीक है, थर्ड था हमारा करण। करण में क्या होगा, विभक्ति यूज होगी से। दूसरी बात, कोई मीडियम होना ज़रूरी है। क्या है जी, वो वाक्य, क्रिया जो है वो किसी मीडियम के थ्रू होनी चाहिए। फोर्थ हमारा क्या था, संप्रदान, प्रदान करना, यानी किसी को कुछ देना या फिर किसी के लिए कुछ करना,
संप्रदान की जो विभक्ति है वो क्या होती है हमारी, संप्रदान के लिए यानी जब हम किसी के लिए कुछ काम करेंगे या फिर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो बन जाएगा हमारा संप्रदान। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा अपादान। अपादान कब होगा, से विभक्ति होगी प्लस अलग होने की सेंस आएगी। कोई भी चीज़, कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, अलग होने की सेंस आए। ठीक है, तो वो बन जाएगा हमारा अपादान। नेक्स्ट था हमारा संबंध। संबंध की विभक्ति क्या थी, का, के, की। दूसरी बात, जहाँ पे भी आपको कोई रिलेशन दिखाई दे वो हो जाएगा हमारा संबंध। 7th था हमारा अधिकरण। अधिकरण में किसी के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है, वाक्य में और पर दिखाई दे तो अधिकरण। लास्ट संबोधन। संबोधन का तो आपको अलग ही पता चल जाएगा, जहाँ पर अरे, रे, हरे, हे राम ये वर्ड्स आपको दिखाई दे तो वो हो जाएंगे हमारे संबोधन। तो एग्जाम में देखो संबोधन से क्वेश्चन कभी भी नहीं आता, क्योंकि ना बहुत इजी होता है, बच्चों को देखते ही पता चल जाता है। क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं हमारे कन्फ्यूज़न वाले से। जैसे करण और अपादान में कन्फ्यूज़न है क्योंकि दोनों के साइन से रहता है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे मीडियम और अलग होने की सेंस का है। ठीक है, तो ये था हमारा कारक का छोटा सा टॉपिक। छोटा तो नहीं बोल सकते, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, बट आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो प्लीज़ थोड़ी भी अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।